प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों पर विचार किया। चूँकि पद परिचय में संज्ञा से लेकर अव्यय बोधक तक का समावेश है, इसलिए एक एक को हमें बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, तभी हम पद परिचय को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आइए उसी क्रम में आज हम सभी क्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्रिया परिभाषा जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, पीना, खाना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का महत्व होता है। प्रत्येक क्रिया से ही पूरा होता है। कोई भी कार्य बिना क्रिया के नहीं हो सकता। क्रिया किसी कार्य के होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। याद रखेंगे, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कुछ उदाहरण हैं। अली पुस्तक पढ़ता है। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। इसमें अली और बच्चा कर्ता हैं और उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। देखिए, कुछ वाक्यों में कर्ता की प्रधानता की भी आवश्यकता नहीं होती है और वो पूर्ण हो जाता है। पानी लाओ, चुपचाप बैठो, क्रिया ही यानी पूर्णता का बोध करा देती है। रुको, जाओ, इसमें कोई कर्ता नहीं है, लेकिन ये हमें क्रिया का बोध करा देता है। क्रिया को मूल रूप से धातु कहते हैं और उसमें कुछ जोड़कर ही इस क्रिया सामान्य रूप में बनती है। जैसे बोल, अब बोलना या बोलता, उसमें कुछ जोड़ते हैं तब। इस तरह तमाम ये उदाहरण हैं, ये धातु रूप हैं और इसे सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे पढ़ तो पढ़ता या पढ़ना, लिख तो लिखना या लिखता, यानी धातु रूप में ही होते हैं, लेकिन उनमें जब कुछ जोड़ देते हैं तब वह क्रिया के रूप में बन जाते हैं। क्रिया के देखिए भेद दो ही प्रकार के होते हैं। क्रिया के दो आधार पे भेद, एक रचना के आधार पे, एक कर्म के आधार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रचना के आधार पे क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। रचना के आधार पे क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए एक एक की विवेचना करें। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया की बात करें तो जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से। जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उन्हें जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, यहाँ पे लौट और आया 2 क्रियाएं हैं और एक वाक्य की पूर्ति कर रही हैं, एक क्रिया की पूर्ति कर रही हैं। किशोर रोने लगा, रोने और लगा। वह पहुंच गया, पहुंच और गया। तो इस प्रकार देखते हैं उपरोक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया, ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त में पहली क्रिया ही मुख्य होती है तथा दूसरी रंजक होती है। जैसे एक उदाहरण, माता जी बाजार से आ गए। आ ही मुख्य क्रिया है, जबकि गई क्या है, रंजक क्रिया है। देखिए, इस तरह संयुक्त क्रिया के भेद तो नहीं कहीं पूछता है, लेकिन हमें जानकारी के लिए जानना चाहिए। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। जैसे आरंभ बोधक, यानी जिससे किसी कार्य के आरंभ होने का, ऐसी क्रिया जिसे आरंभ होने का बोध हो। जैसे वो पढ़ने लगा, बारिश होने लगी, राम खेलने लगा, यानी बारिश या पढ़ने या खेलने का काम शुरू हो गया। ऐसे समाप्ति बोधक, ऐसे क्रिया संयुक्त क्रिया जिनसे समाप्ति का हमें ज्ञान हो उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। जैसे वो पढ़ चुका है, खा चुका है, खेल चुका है, ये समाप्ति बोधक। अवकाश, जैसे कुछ न कुछ इंटरवल की बात हो, अवकाश की बात हो, उन्हें अवकाश बोधक कहते हैं। जैसे वह सोने न पाए, जाने न पाए। अनुमति
जिससे कोई न कोई अनुमति की बात हो, आज्ञा की बात हो, जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, ये सब जो क्रियाएं हैं वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। नित्यता, जिसमें रेगुलरिटी की बात हो, नित्य मतलब रेगुलर यानी नियमित, जैसे हवा हमेशा ही चलती है, पेड़ बढ़ता है, सने सने तोता पढ़ता रहा है, इस तरह नित्य बोधक हो गया। आवश्यकता का जो ज्ञान कराने वाली क्रिया आवश्यकता बोधक कहते हैं, जैसे मुझे जो चलना पड़ेगा, ये काम मुझे करना पड़ता है, मुझे ये यहाँ रहना पड़ता है, ये आवश्यकता बोधक। निश्चय यानी से निश्चिंता का पता चलता है, यानी जैसे वो बीच में ही बोल पड़ा तो उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव विद्यमान है। इच्छा बोधक, जिनसे कोई न कोई इच्छाओं का पता चलता है, वह इच्छा बोधक होता है। चाहना, ये इसका वो घर आना चाहता है, ये यानी कि इच्छा है, तो इच्छा बोधक हो गया। अभ्यास, जिसे किसी एक्सरसाइज की बात हो, वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करो, ये अभ्यास की बात है। ऐसे शक्ति बोधक, जिनसे शक्ति का पता चलता है, मैं चलता हूँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ, शक्ति का पता चलता है। और पुनरुक्त यानी रिवीजन, या दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग, जैसे पढ़ा लिखा, यहाँ पे है आया जाया, ये जो हो गया एक समान ध्वनि वाले जो क्रिया है। इस प्रकार 11 हैं, लेकिन सबसे मुख्य हमें जानना है केवल संयुक्त क्रिया। ये याद रखिएगा, जब क्रिया में पद पर पूछे तो आपको जो अभ्यास मूलक या आपको पुनरुक्त मूलक या आपको इस तरह आवृत्ति, ये सब चीज़ों का उल्लेख नहीं करना है, सीधे आपको लिख देना है संयुक्त क्रिया। लेकिन जानकारी के लिए आपको यहाँ पे मैंने चर्चाओं में बता दिया। दूसरा देखिए नामधातु, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया से जोड़ने। संज्ञा या विशेषण, ध्यान दीजिएगा, नाम धातु में संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया में जोड़ने वाले जो संयुक्त क्रिया बनती उन्हें नामधातु कहते हैं। जैसे हथिया लिया, यहाँ दीजिए, हाथ क्या है, ये संज्ञा का शब्द है। अपनाना, अपना क्या है, सर्वनाम का शब्द है, यानी इसी से क्रिया बन रही है, संज्ञा या सर्वनाम से। जब संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया बने उन्हें नामधातु कहिएगा। हथियाना, अपनाना क्रियाएं हैं, हाथ संज्ञा है, अपना जो है सर्वनाम है। इसी प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की अनुकरणवाची शब्द से बनती हैं उन्हें नामधातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे संज्ञा, सर्व संज्ञा है तो सर्वमाना, लोभ लुभाना, बतियाना, झुटाना, लात का लतियाना, दुख का दुखाना। सर्वनाम से भी कुछ अपना का अपनाना। विशेषण से 60 है, 60 एक संख्या है, विशेषण है सठियाना, ये इसका क्रिया बन गया है। तीसरे की ओर हम विचार करें, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे काटना से कटवाना या करना से कराना, ये हो जैसे मालिक नौकर से कार साफ कराता, अपने न करके हम दूसरों से प्रेरित करते हैं करने के लिए, यानी अपने कार्य न करके अगर किसी दूसरे से कार्य करने का निर्देश प्राप्त हो तो उसे हम जो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अध्यापिका छात्रों से पढ़वाती हैं। उपयुक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापक प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त क्रिया में करवाता तथा पढ़वाता प्रेरणार्थक क्रिया है। ये भी दो तरह के कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला जैसे मालिक और अध्यापक, और दूसरा प्रेरित कर्ता यानी जो प्रेरित होता है जैसे नौकर और छात्र। इसीलिए दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिमेश को खाना खिलाता है, नौकरानी बच्चे को जो है झूला। जो इन वाक्यों में कर्ता खुद प्रेरक बन के कार्य कर रहा है, यानी अपने लिए नहीं कर रहा। नौकरानी किसके लिए भोजन बना रही, बच्चे के लिए,
यानी काम बच्चों का हो रहा है लेकिन खुद कर रहे हैं, तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में वो कर्ता काम नहीं करता है, दूसरों से करवाता है। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, माँ स्वयं नहीं बनाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब दिखाता है, स्वयं नहीं जोकर दिखाता है, हाथी दिखाती है। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलाती है, यानी वो रानी स्वयं नहीं खिलाती है, अनिमेष से। तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक से बनती हैं। ऐसी हर स्थिति में सकर्मक और अकर्मक जो रखा जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं की कुछ उदाहरण हैं, जैसे उठना, उठवाना, ऐसे चलाना, चलवाना, जिलाना, जिलवाना, ये तमाम इसके उदाहरण है। आइए ये रचना के आधार पे क्रिया के अंतिम भाग पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जाने। जिस वाक्य से क्रिया के पहले यदि कोई कार्य हो जाए, यानी क्रिया से पहले कोई कार्य हो जाए, दूसरे शब्दों में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे पुजारी ने नहा कर पूजा की लेकिन उसके पूर्व एक क्रिया हो गई नहाना। राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, यानी राखी घर पहुंचकर फोन किया, पहले घर पहुंची फिर फोन की, यानी दो क्रियाएं, यानी पूर्वकालिक, यानी एक क्रिया के पहले एक क्रिया घट जाती है, उस घटनाएं हो जाती हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का अर्थ है समय से पहले, यानी क्रिया के पहले क्रिया घटित हो जानी। मूल धातु में कर या करके लगाई जाती है। चोर सामान चुरा कर भाग गया, व्यक्ति भागकर बस पकड़ी। इस तरह आपने रचना के आधार पर देखा। आइए कर्म के आधार पर देखें। आप सभी जानते हैं कि कर्ता द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव जिस पे पड़ता है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रिया को ही कर्म, जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है, उसमें कर्म क्या है, पढ़ना कह देते हैं, जबकि उसके पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, तो पुस्तक ही ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। इस बात को ध्यान देंगे। तो कर्म के आधार पर दो, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कोई न कोई कर्म हो, जिसमें कर्म हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्यों में क्रिया में होने के समय कर्ता का प्रभाव या फल जिस वस्तु में पड़े उसे कर्म कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, यहाँ पे पुस्तक कर्म है तो इसमें क्रिया भी हो रही है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। माली ने पानी से पौधे को सींचा, यानी यहाँ पे जो पौधे को सींचा जा रहा है, इस तरह कि जो पानी और पौधे शब्द कर्म के हैं, इसलिए आपका ये सकर्मक क्रिया हो गई। और दूसरा हम देख लें, सकर्मक क्रिया की दो भेद हैं। इसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होते हैं कर्मक कहते हैं, जिसमें दो कर्म हो जाए द्विकर्मक। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, ये आपका क्या हो गया, एक कर्मक, यानी एक कर्म है। और जहाँ पे द्विकर्म होते हैं अर्थात दो कर्मों के साथ होते हैं, उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपके एक उदाहरण है यहाँ पे, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देखने जा रहा है। जैसे उदाहरण है, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देखने जा रहा है। तो प्रयुक्त उदाहरण में क्या, किसके साथ, किसके प्रश्नों के साथ उत्तर मिल रहे हैं। पहले वाक्य में श्याम किसके साथ क्या देख रहा है, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। दूसरे वाक्य में नौकरानी किससे क्या लगा रही है, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, फिनाइल से पोछा लगा रही। तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, याद रखिएगा। यानी एक कर्म मुख्य होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है। आइए अकर्मक बहुत ही आसान है। जब हम कर्म का पता कैसे लगाएंगे, जब हम क्या लगा देंगे। अगर क्या लगाने पे जो आंसर आ जाएगा वह आपका कर्म होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक कर्म है। वह रोता है, वह क्या रोता है, कोई आंसर नहीं, तो रोना क्या हो जाएगा, अकर्मक। यानी जिस क्रिया में कोई कर्म का पता न चले उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कोई न कोई कर्म हो। जैसे राम सोता है, राम क्या सोता है, सोना एक अकर्मक क्रिया है।
ऐसे ही अतः सोने का फल भी किसी पे नहीं पड़ता। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब पक्षी क्या उड़ रहे हैं, नहीं पता क्या उड़ना क्या होता। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है इसका पता नहीं चल पाया। ऐसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मारना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि सभी अकर्मक क्रिया है। बहुत ही आसान है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म न हो। सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक, द्विकर्मक जिसमें एक कर्म हो, एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म है, दो कर्म। रचना के आधार पे 4 होते हैं और कर्म के आधार पे 2 होते हैं। तो क्रिया बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है। आप आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।